हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर जो हम कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, यानी कि हर हफ्ते मैं आपको संडे को ये प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 19 जून से 24 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, नेशनली करंट अफेयर्स होंगे, इंटरनेशनली होंगे, आपका जम्मू एंड कश्मीर का करंट अफेयर होगा इसमें। ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही इसमें आपको मिलेगा, बाकी की फालतू चीज़ें मैं आपको इसमें कवर नहीं करवाता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं रोहित। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए गाइस। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सो गाइस, 19 जून जो है हर साल वर्ल्ड सिकल सेल डे के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए। जो सिकल सेल डिजीज़ होती है इसके बारे में क्या की जाए, अवेयरनेस की जाए, लोगों को इसके बारे में बताया जाए कि सिकल सेल डिजीज़ क्या है। तो गाइस देखिए, सिकल सेल डिजीज़ होती क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर का एक ग्रुप है जो हमारे हेमोग्लोबिन को, ठीक है, हेमोग्लोबिन को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, हमारे हेमोग्लोबिन पे असर डालता है। सिकल सेल डिजीज जैसा डिजीज़ है। ठीक है, द मॉलिक्यूल इन रेड ब्लड सेल्स विच डिलीवर ऑक्सीजन टू सेल थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, अब हमें हेमोग्लोबिन में क्या होता है, हेमोग्लोबिन में, ठीक है, हमारे रेड ब्लड सेल्स में एक ये मॉलिक्यूल्स होता है जो हमारे सेल्स को, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवर करता है। तो उसको ये क्या कर देता है, इम्पैक्ट कर देता है। ठीक है, 19 जून 2009 को सबसे पहले इसको सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, आजकल तो ये कॉमन जेनेटिक डिजीज़ बन गई है और ये पूरे विश्व में फैल रही है। ठीक है, अगला है हमारे पास वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ठीक है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे को सबसे पहले 20 जून को, 19 जून को हो गया वर्ल्ड सिकल सेल डिजीज़, 20 जून को हो गया वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ठीक है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सबसे पहले 20 जून 2001 को मनाया गया था। ठीक है, इन रिकॉग्निशन ऑफ द 50th एनिवर्सरी, 50वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी 1951 में, जो कॉन्वेंशन हुआ था रिफ्यूजी के स्टेटस को रिलेटेड। ठीक है, उसके एनिवर्सरी को मनाते हुए 20 जून 2001 को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया था। ठीक है, रिफ्यूजी कौन होता है, रिफ्यूजी एक वो पर्सन होता है जिसको उसके नेशन को, उसके देश को छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, उसे हम रिफ्यूजी बोलते हैं। ठीक है, तो इस ईयर का जो गाइस थीम है वो है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का, राइट टू सीक सेफ्टी। ठीक है, एज पर यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट की जो कमेटी है, ठीक है, हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज जो है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है राइट टू सीक सेफ्टी। तो गाइज़, आज हमारी वीडियो का कुछ जो है वो अलग से होगा। पिछली 3 वीडियोज़ में हमने 2 वीडियोज़ हमने क्या किया था, हमने इस तरह से अपने करंट अफेयर को कवर किया था कि क्वेश्चंस ऑप्शन रखे थे। इसमें हमने ऑप्शन नहीं रखे हैं बल्कि सिर्फ आपके लिए आंसर रखा है और बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटेड रखी है। तो गाइज़, यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया रैंक 3rd इन रिन्यूएबल एनर्जी 21 इंस्टॉलेशन रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। आप देखिएगा, इसके बारे में हम जानेंगे, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे। तो इंडिया का रैंक जो है गाइज यहाँ पे रिन्यूएबल 21, यानी इसमें इंडिया का रैंक जो है 3रे नंबर पर आया, ये आपको याद रखना है। तो गाइज, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया का जो टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी है, एडिशन जो हुआ था 2021 में हुआ था 15.4 गीगावाट का। तो टॉप परफॉर्मर अगर हम इस रिपोर्ट में देखें, सबसे टॉप परफॉर्म कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है जिसने 136 गीगावाट, और यूएस जो है उसने 43 गीगावाट, और इंडिया जो है 3रे नंबर पर आता है किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है, और इसमें एक अलग मैं क्या करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके साथ डिस्कस होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इंडिया ने अभी 843 मेगावाट का जो हाइड्रो पावर कैपेसिटी जो है 2321 ब्रिंग्स ऑल आवर कैपेसिटी टू, जितनी मतलब ऑल आवर कैपेसिटी जो हो जाएगी हमारी इंडिया की 45 क्या हो जाएगी, 3 गीगावाट का हो जाएगा। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है न्यू सोलर पीवी कैपेसिटी इन एशिया में, और पहली बार इसने जर्मनी को यहाँ पे सरपास कर दिया है। ठीक है, जर्मनी का कितना है, 59.2 गीगावाट, इन टोटल इंस्टॉलेशन 60.4 गीगावाट। ठीक है, याद रखिएगा।
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट याद रखिए कि रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया का रैंक जो है वो 3rd रैंक पे आया है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे यूएस है। ओके, अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, इंडियाज बिगेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल 2400 बेड अमृता हॉस्पिटल विल बी ओपनड इन विच सिटी। तो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें कि 2400 बेड होंगे, अमृता हॉस्पिटल्स का नाम होगा, ये कौन सी सिटी में ओपन किया जाएगा? सो गाइज ये ओपन किया जाएगा फरीदाबाद सिटी में। जो पहले 500 बेड होंगे, टोटल 2400 बेड के, वो अगस्त 24 को मतलब ऑपरेशन हो जाएंगे वहाँ पे, यानी कि वो लग जाएंगे। उसके बाद विद अ टोटल बिल्ट अप एरिया ऑफ 1 करोड़ स्क्वायर फीट, टोटल बिल्ट अप एरिया जो है इसका 1 करोड़ स्क्वायर फीट है। ठीक है, ये कब से कंस्ट्रक्शन हो रही है? कंस्ट्रक्शन 2016 से हो रही है, और ये सेकंड लार्ज स्केल अमृता हॉस्पिटल है हमारे इंडिया में आफ्टर द 1200 बेड सेंटर। तो 1200 का बेड सेंटर कहाँ पे है? कोची में है। तो उसके बाद ये बनेगा अमृता हॉस्पिटल, कहाँ बनेगा? फरीदाबाद में बनेगा। ठीक है, केरला दैट वाज एस्टैब्लिश्ड 25 ईयर्स अगो बाय द माता अमृता नंदमयी मठ। ठीक है, स्पिरिचुअल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। तो केरला जो है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 25 साल पहले। ठीक है, चंडीगढ़ हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। गवर्नर हो जो है वहाँ के वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। चीफ मिनिस्टर जो है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं। तो गाइज कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारी इन वीडियोज़ में मिलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है जो 3 दिन का इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल अनमेश। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट में हुआ? तो गाइज अनमेश जो है, अनमेश यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में लिटरेरी फेस्टिवल 3 दिन का ये फेस्टिवल हुआ। ठीक है, कहाँ पे ये शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? गायत्री थिएटर, हिमाचल प्रदेश में एक गायत्री थिएटर है, वहाँ पे अनमेश फेस्टिवल हुआ। तो फेस्टिवल को सबसे पहले तो यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं, जो स्टेट के मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं अर्जुन राम मेघवाल ने इनको क्या किया? इस अनमेश फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। फेस्टिवल जो है ये हम यूनियन मिनिस्ट्री जो है कल्चर की और साहित्य अकेडमी ने इसको क्या किया? ऑर्गेनाइज किया। किसकी सपोर्ट के साथ? हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है इसका एक हिस्सा बनाकर इसको अनमेश फेस्टिवल को यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 3 दिन का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। अब हम यहाँ पे दूसरी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानते हैं। कैपिटल जो है हिमाचल प्रदेश की शिमला समर है, धर्मशाला विंटर है। याद रखिएगा, शिमला समर, धर्मशाला विंटर। चीफ मिनिस्टर जो है जयराम ठाकुर हैं, गवर्नर जो है वहाँ के राजेंद्र आर लेकर हैं। ठीक है गाइस, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इन वीडियोस में मिल जाती है, तो ये भी आप वीडियोस देखा करिएगा अच्छे से। अच्छी लगेगी ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर आपकी क्लासेस जो हैं VLW के लिए वो भी चल रही है, जल्दी ही आपकी इंग्लिश क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। गाइस अपॉइंटमेंट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रिसेंटली न्यूज़ में जो भी चीज़ होती है हर एक चीज़ आपको इन वीडियोस में देखने को मिलेंगी। अभी अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया है कि न्यू चीफ जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है, किसको अपॉइंट किया गया है? तो गाइस आपके सामने आंसर है रंजन प्रकाश देसाई। किसको? रंजन प्रकाश देसाई को यहाँ पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चीफ चुना गया है। ये कौन है? रंजन प्रकाश देसाई जो हैं ये चीफ मिनिस्टर नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ठीक है, और इनको अभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन यहाँ पे नियुक्त किया गया है। शी सक्सीडेड फार्मर कोर्ट जज जस्टिस। इसने किसको सक्सीड किया है? पहले यहाँ पे CK प्रसाद जी थे, सुप्रीम कोर्ट के वो भी जज थे, अब उनकी जगह पे ये आ गई है रंजना प्रकाश देसाई, जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस CK प्रसाद थे, वो 2014 से 2022 तक यहाँ पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में रहे। ठीक है, अभी ये पहली, और देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि ये पहली वुमेन चेयरपर्सन यहाँ पर बनी है। याद रखिएगा, पहली वुमेन चेयरपर्सन जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बनी है रंजना प्रसाद देसाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2011 से 2014 तक सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर जज रह चुकी हैं। डिलिमिटेशन कमीशन जो है हमारे जम्मू कश्मीर, देखोगे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन जो है इंडिया का, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ पर भी इनको हेड रखा गया था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये है क्या? स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी वॉचडॉग ऑफ द प्रेस, फाउंडेड इन 1966 में इसको फाउंड किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो हमारे यहाँ पर प्रेस होता है उनका वॉचडॉग होता है, यानी कि उन पर निगरानी रखता है।
सो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंडियन एम्पायर हैज बीन रिटेन्ड इन द आईसीसी एलाइट पैनल। अभी इंडिया के कौन से एम्पायर को यहाँ पर आईसीसी एलाइट पैनल में रिटेन किया गया है, उसका नाम है नितिन मेनन। ठीक है, इंडिया के नितिन मेनन को रिटेन किया गया, उसकी प्लेस पे इन द आईसीसी के एलाइट पैनल में। ये पहला इंडियन जो है 11 मेंबर के एलाइट पैनल में से एक है। मेनन फर्स्ट मेड टू द, अब इसको छोड़िए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास आईसीसी का एलाइट पैनल है ये कब से शुरू हुआ है। ठीक, फॉर्मेशन हुई थी इसकी 15 जून 1909 को। इसकी जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वो दुबई यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमारात में, जिसकी कैपिटल जो है हमारे पास अबू धाबी है। ठीक है, चेयरमैन जो है इसके ग्रेग बार्कले हैं जो न्यूजीलैंड के हैं। इसके जो नए सीईओ हैं वो कौन है, जियोफ आलाडाइस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। मेंबरशिप इसकी कितनी है, 106 मेंबर इसके होते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो इमरान ख्वाजा जी हैं जो सिंगापुर के हैं। ठीक है गाइस, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वीडियोज़ में मिल जाती है, तो इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 21 जून। तो आपको पता है कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। ठीक है, इसकी जो थीम है गाइज, इसकी इस बार की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी जो थीम है वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास ये है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ। जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है इसको इंडिया और साउथ में इसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी याद होना चाहिए, पिछली भी 2 वीडियोज़ में आपको बता चुका हूं कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु में, इसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है हमारे भारत में और हमारे साउथ एशिया में। टाइटल इन द 2022 सिंट्रैक्स, जो यहाँ पर सिंट्रैक्स की वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड जो आते हैं उनमें यहाँ पर भारत के बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये दर्जा दिया गया है, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इसको बताया गया है। ठीक है, अब ये अवार्ड जो होता है ना, ये किस चीज़ पे बेस होता है, यानी कि उनका कस्टमर एक्सपीरियंस क्या रहा है। ठीक है, यानी कि चेक इन से लेकर मतलब चेक इन टू अराइवल तक, चेक इन किस तरह, अराइवल किस तरह होता है, ट्रांसफर, शॉपिंग, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन अरेंजमेंट्स एंड द डिपार्चर गेट्स पे किस तरह का आपका माहौल है, किस तरह का आप कस्टमर को क्या करते हैं, यहाँ पे कस्टमर का फीडबैक लिया जाता है, उसके बेस पर ये अवार्ड दिया जाता है। सिंट्रैक्स क्या है, सिंट्रैक्स एक यूके की बेस्ड ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म है। ठीक है, जो एक एयरलाइन को चलाती है और एयरपोर्ट रिव्यू और उनकी रैंकिंग साइट को ये सब देखती है सिंट्रैक्स। ठीक, यूके बेस्ड ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है दिल्ली में। अब गाइस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के बारे में बताया गया है जो आपको याद रखने हैं। कतर का जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट दिया गया है इन द सेकंड ईयर, मतलब इसको सेकंड टाइम इसको ये दिया गया है। कतर का जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको दर्जा दिया गया है। उसके बाद सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है इसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट। अब स्टाफ सर्विसेज में, ठीक है, स्टाफ सर्विसेज में ओल्ड वर्ल्ड की बेस्ट एयरपोर्ट डाइनिंग में और स्टाफ सर्विस में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद इस्तांबुल एयरपोर्ट है, इस्तांबुल एयरपोर्ट को क्या नाम दिया गया है, इसको दिया गया है वर्ल्ड एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट शॉपिंग एंड मोस्ट फैमिली फ्रेंडली। जो फैमिली फ्रेंडली और शॉपिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो इस्तांबुल एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद टोक्यो का हनाइडा एयरपोर्ट, याद ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने ये अवार्ड सबसे क्लीनेस्ट, वर्ल्ड का सबसे साफ सुथरा एयरपोर्ट कौन सा है, टोक्यो हनाइडा एयरपोर्ट है। और वर्ल्ड का बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट इसे कहा है, बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया इसको कहा गया है, बेस्ट एयरपोर्ट पीआरएम एंड एक्सेसिबल फैसिलिटीज इसको कहा गया। या आपको याद रखना ही, तो याद रखना ही पड़ेगा। और अपना जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु में उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कोपेनहेगन एयरपोर्ट ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट इसको दर्जा दिया गया इमिग्रेशन प्रोसेसिंग अवार्ड में। उसके बाद अगला जो एयरपोर्ट है वो है ज्यूरिक एयरपोर्ट। ज्यूरिक एयरपोर्ट ने अपनी फिर से एक बार विनिंग ली है वर्ल्ड बेस्ट सिक्योरिटी। अगर हम सिक्योरिटी की प्रोसेसिंग के हिसाब में देखें तो ज्यूरिक एयरपोर्ट है स्विट्ज़रलैंड का, उसको क्या किया गया है, ये अवार्ड दिया गया है, अपने अपने फील्ड में इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा इस हमारे पास है खुसगुल लेक। ठीक है, हुसगुल लेक जो है मंगोलिया की, ये यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड हो चुकी है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड हो चुकी है, याद रखिएगा।
खुशगुल लेक कहाँ की है? मंगोलिया की है। ये डिसीजन जो है जो 34वां सेशन जो था इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ द मेन का और बायोस्फीयर प्रोग्राम का, इसमें जो कहाँ पर हुआ? फ्रांस के पेरिस में हुआ। वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि खुशगुल लेक जो है मंगोलिया की, उसको यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड किया जाएगा। अब जो हम लोकेशन देखते हैं यहाँ पर, लोकेशन कहाँ पर है खुशगुल लेक की? जो नॉर्दर्न मंगोलियन प्रोविंस जो है खुशगुल नियर द रशियन बॉर्डर, ठीक है, रशिया के बॉर्डर में यहाँ पर ये पड़ती है। ये लेक जो है 1645 मीटर है सी के, मतलब सी के लेवल में देखें तो ये 1645 मीटर ऊपर है। 136 किलोमीटर ये लंबी है, 262 मीटर ये गहरी है, ठीक है। खुशगुल लेक नेशनल पार्क जो है मंगोलिया की, इसको वर्ल्ड नेटवर्क जो है बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में इसको ऐड कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूज ऑफ आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया विन्स 2021 यूनेस्को अवार्ड। तो 2021 का आईसीटी का यूज़ करके स्कूल एजुकेशन में वो ये अवार्ड जीता गया है यूनेस्को का। तो इनिशिएटिव जो था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का गाइज क्या करना, आईसीटी का ई विद्या पीएम ई विद्या प्रोग्राम के अंदर, ई विद्या प्रोग्राम को लॉन्च जब किया गया था कोविड-19 के दौरान, ठीक है। तो आईसीटी यूज़ द आईसीटी को यूज़ करके यूनेस्को की रिकॉग्निशन में कोविड-19 के अंदर ये रिसीव किया गया था कि आपको ई विद्या के थ्रू पढ़ाना है, डिजिटल बोर्ड्स के थ्रू पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाना है। जो प्राइम मिनिस्टर ने ई विद्या एक स्कीम लॉन्च की थी, एक हिस्सा था आत्मनिर्भर भारत अभियान का, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2020 में लॉन्च की गई थी कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है कि ताकि हमारे जो लर्निंग लॉसेज हैं वो कम से कम, यानी कि बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचे, बच्चों को जो है उनका एजुकेशन मिलता रहे। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये एक एनसीईआरटी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, इसको ये अवार्ड दिया गया है। यूनेस्को का किंग हमाद बिन ईसा उल खलीफा प्राइज इसको दिया गया है, आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का 2021 का अवार्ड। CIET याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। और ये अवार्ड जो है 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जो बहरीन की जो किंगडम है उनकी स्पोर्ट के साथ, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान जो है अभी भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रहेंगे, किसके लिए? टेरर फाइनेंसिंग के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो गाइज देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है फ्रॉम द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, यानी कि कोई भी अगर टेरर को फंडिंग करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, पैसे का यहाँ वहाँ पैसे में गफलेबाजी करता है, यानी कि मतलब कि जो टेररिज्म को फंडिंग करता है, तो उस पर निगरानी रखता है यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी भी पाकिस्तान को उसकी ग्रे लिस्ट में रखा है, ठीक है। अभी भी ये ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, 2018 से ये ग्रे लिस्ट में है, अभी भी ये ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। इसकी जो प्रेसिडेंट है वो है मार्कस प्लेयर, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है फाउंड हुआ था गाइज 1989 में। इतना याद रखना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के मामले में अभी भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा हुआ है, ठीक। ग्लिस्कोरोपस मेगालेयनस, अभी ये मेघालय में डिस्कवर हुए, ये कौन सी स्पीशीज़ है याद रखिएगा, ये स्पीशीज़ वगैरह एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। ग्लिस्कोरोपस मेगालेयनस, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, ठीक है। बैट, ये एक बैट की स्पीशीज़ है, जो भी साइंटिस्ट की एक टीम ने क्या किया, एक नई स्पीशीज जो है बैम्बो ड्वेलिंग बैट, यानी कि बैम्बो में ये रहते हैं, ठीक है। बैम्बू फॉरेस्ट जो है मेघालय में जो इसकी कैपिटल शिलोंग है, मेघालय में बैम्बू फॉरेस्ट में एक इन्होंने स्पीशीज़ को डिस्कवर किया जिसका नाम है ग्लिस्कोरोपस मेगालेयनस, ठीक है। इसकी स्पीशीज़ है बैट की, ठीक है, इसका नाम ये रखा गया है। बस बाकी आपको यहाँ रखना है ये किससे बिलोंग करता है और कहाँ पे निकला है, ये आपको याद रखना है। बैट की स्पीशीज से ये बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी टू होस्ट महाराष्ट्र फर्स्ट थिएटर फेस्टिवल डेडिकेटेड टू मेंटल हेल्थ। कौन सी सिटी जो है जो महाराष्ट्र का फर्स्ट थिएटर फेस्टिवल जो है जो मेंटल हेल्थ से डेडिकेटेड है उसको होस्ट करेगा? तो गाइज ये करेगा पुणे,
ठीक है। महाराष्ट्र का पुणे जो है ये फर्स्ट थिएटर फेस्टिवल जो है मेंटल हेल्थ के जो डेडिकेट किया जाएगा वो यहाँ पर पुणे में होगा। एनजीओ परिवर्तन ट्रस्ट, जो एनजीओ परिवर्तन ट्रस्ट है वो उसने अनाउंस किया है कि जो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट होंगे जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस थिएटर के थ्रू यहाँ पर करेंगे उनके लिए स्कॉलरशिप यहाँ पर उनको दिया जाएगा। ठीक है। 3 प्लेज सेंटर अराउंड द थीम ऑफ मेंटल हेल्थ, जो 3 प्ले हैं जो कि मेंटल हेल्थ की थीम के अराउंड ये होंगे, ये शोकेस किए जाएंगे कहाँ पर, मानसरंग थिएटर फेस्टिवल। ठीक है, जो मानसरंग थिएटर फेस्टिवल है एट द बक्स ऑन द ओकेजन ऑफ, जो मराठी रंगभूमि के ओकेजन पर मानसरंग थिएटर फेस्टिवल में 3 प्ले यहाँ पर किए जाएंगे जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होंगे। तो गाइज महाराष्ट्र की कैपिटल जो आपको याद रखनी है वो है, कैपिटल है इसकी मुंबई, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस, तो कौन सी कंट्री जो है वो इंडियन ब्रोकन राइस का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया, यानी कि वो इंडियन ब्रोकन राइस को सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो गाइज दैट इज़ चाइना। चाइना जो है अभी सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है और ब्रोकन राइस का क्या बना गया है, खरीदार बन गया है, वो सबसे ज़्यादा ब्रोकन राइस इंडिया से खरीदता है। ठीक है, अभी इसने क्या किया है, चाइना ने यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री को सरपास कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रोकन राइस जो है हमारी लीडिंग इंपोर्टर जो थी वो अफ्रीकन कंट्रीज थी। ठीक है, पैंडेमिक जब ये हुआ, कोविड-19 का जब पैंडेमिक हुआ, चाइना ने क्या किया, टुक द लीड एज अ लार्जेस्ट इंपोर्टर। तो इस वक्त ये लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया। यहाँ पे 7% हैज़ बिन इम्पोर्टेंट टू चाइना। ठीक है, 7% जो है ये चाइना को इम्पोर्ट किया जाता है, जो कितना है, विच इज़ 16.34 लाख मैट्रिक टन जो है वो चाइना को जाता है। और जो टोटल एक्सपोर्ट जो है इसका 212.10 लाख मैट्रिक टन होता है। ठीक है, जो 2021-22 में हुआ है। ठीक है, अगर हम ट्रेड एक्सपर्ट्स की राय जानें तो जो सडन इंक्रीज जो है इम्पोर्ट ऑफ राइस फ्राम चाइना टू चाइना, ठीक है, राइस टू चाइना फ्रॉम इंडिया इज रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द नूडल्स एंड वाइन। ठीक है, जो वहाँ पे नूडल्स और वाइन बनती है उसकी प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, इसलिए ज़्यादा ये राइस भी वहाँ के लिए इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है, करेंसी जो है इसकी रेनमिनबी युआन है, प्रेसिडेंट जो है वो जी जिनपिंग है। ठीक है, इंडिया और चाइना की अभी हैंड इन हैंड एक्सरसाइज हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो इंडिया की जो दिव्यांग क्रिकेट टीम है उन्होंने अभी लाइफ बॉय कप 2022 T20 सीरीज जीती है, कौन सी टीम के अगेंस्ट, तो नेपाल। इंडिया के जो दिव्यांग क्या होता है गाइस, जो लोग मतलब चल वगैरह नहीं पाते हैं। ठीक है, जो मतलब पैरालाइज होते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ से, परमानेंटली वो चील पे बैठे होते हैं। ठीक है, तो इंडिया की जो दिव्यांग क्रिकेट टीम है जिन्होंने लाइफ बॉय कप 2022 जीता है उन्होंने नेपाल को हराया है। ठीक है, जो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन नेपाल के द्वारा कहाँ पे किया गया था, मूलपानी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो काठमांडू है, नेपाल की जो कैपिटल है, वहाँ पर एक किया गया था जहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम ने ये जीता है। तो इंडियन क्रिकेट टीम के जो दिव्यांग के जो कैप्टन थे वो थे सईद शाह अजीज़, नेपाल क्रिकेट टीम के जो कैप्टन जो थे वो थे राम प्रकाश खारेल, कैपिटल जो है काठमांडू है, करेंसी जो है रुपी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो विद्या देवी भंडारी हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो शेर बहादुर देउबा हैं, बार्ड जो है वहाँ के नेपाल के देखें तो हिमालयन मोनाल है जिसको हम दान पे भी कहते हैं, एनिमल जो है वहाँ पे कौ है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन संकल्प, अभी इसको रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया, तो ये कौन सी आर्म्ड फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ एसोसिएटेड है, तो गाइस ऑपरेशन संकल्प जो है ये नेवी के साथ, भारत की जो नेवी है, ठीक है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। इंडियन नेवी का जो स्टील फ्रिगेट है INS तलवार, जो कि रशिया में बनाया गया था, ठीक है, रशिया में ये बनाया गया और इसको इंडियन नेवी में 2003 में कमीशन किया गया है। इज़ प्रेजेंटली डिप्लॉयड फॉर, इसको ऑपरेशन संकल्प के लिए INS तलवार को बिल्ड किया गया रशिया के द्वारा, इसको 2003 में इंडिया की नेवी में कमीशन किया गया था। तो इसको ऑपरेशन संकल्प के लिए इंडिया के जो स्टील फ्रिगेट है उसके लिए इसको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और ये कमेमोरेट कर रहा है 3rd कंटिन्यूस ईयर इंडियन नेवी का जो प्रेजेंस है कहाँ पे, इन द गल्फ में। ठीक है, इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया, कहाँ पर लॉन्च किया है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में। ठीक है, किस लिए इसको किया, एज अ मेजर टू एश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन वेसल, जो यहाँ पर इंडिया के वेसल जो हैं उनको उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ में इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन संकल्प, जिसके लिए फ्रिगेट जो होगा INS तलवार होगा। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं।
शिंदे संभाजी शिवाजी उज्जवल भुयान अमजद अतेशन सैयद। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखेंगे तो इनका प्रोफेशन क्या है, तो गाइज इनका प्रोफेशन है जजेस, ये तीनों जजेस हैं। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज बनाए गए हैं, ठीक है। जस्टिस विपिन सांघी उत्तराखंड हाई कोर्ट के, जस्टिस उज्जवल भुयान तेलंगाना हाई कोर्ट के, जस्टिस अमजद अतेशम सईद हिमाचल प्रदेश के जज बनाए गए हैं। जस्टिस शिंदे संभाजी शिवाजी राजस्थान के हाई कोर्ट के जज बनाए गए हैं। जस्टिस राशिम मनार भाई छाया गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बनाए गए हैं। सो गाइज अब रिसेंटली अगर हम देखें तो रिसेंटली हमारे पास 25 हाई कोर्ट हैं हमारे। अगर पूरी कंट्री में अगर आपको पूछा जाए तो हमारी पूरी कंट्री में अभी 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 214 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 214 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये प्रोवाइड करता है कि हर एक स्टेट में क्या होना चाहिए, एक हाई कोर्ट होना चाहिए। और अंडर आर्टिकल 231 क्या कहता है, पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो एक कॉमन हाई कोर्ट जो है वो बना सकता है। 214 में बताया गया हर एक स्टेट में एक अपना क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन 231 में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो कंबाइंड यानी कि 2 या 3 स्टेटों का भी एक हाई कोर्ट बना सकता है। तो आर्टिकल 217 जो है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहता है, इट्स स्टेट दैट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन। तो आर्टिकल 217 ये कहता है कि हमारा जो जजेस जो हैं हाई कोर्ट के वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होंगे, लेकिन कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है। अगला है हमारे पास 2022 मार्क्स द 5th एनिवर्सरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रीम, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रीम जो था यानी कि इनिशिएटिव जो था गवर्नमेंट का, तो 2022 जो है 2022 5वीं एनिवर्सरी हो गई है उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि उड़ान इनिशिएटिव जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का उसकी 5वीं एनिवर्सरी यहाँ पर मनाई गई है 2012 में, ठीक है। इसको स्टार्ट डेट जो थी इसकी 27 अप्रैल 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसको स्टार्ट शुरू किया गया था, लेकिन लॉन्च इसको 21 अक्टूबर 2016 में किया गया था। 5 साल पहले कहाँ पर किया गया था, दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन शुरू कब हुआ था, 27 अप्रैल 2017, उड़े देश का आम नागरिक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दूसरी न्यूज़ है। यूनियन मिनिस्टर जो है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने अभी एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है श्रेष्ठ। इसकी फुल फॉर्म याद रखेगा, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, ठीक है। किसने इसको शुरू किया है, जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कुमार। स्कीम जो है ये इसको फॉर्मुलेट किया जाएगा, एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी और अपॉर्चुनिटी जाएगी जो बहुत ज़्यादा गरीब से गरीब हैं उनके लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। नेक्स्ट स्कीम है गाइस हमारे पास, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने यहाँ पे एक निपुण प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे शुरू लॉन्च किया है, किसके लिए, अपस्किलिंग निर्माण वर्कर्स, ठीक है। जो निर्माण वर्कर हैं उनको अपस्किल किया जाएगा यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है, मिनिस्टर कौन है उसके, हरदीप सिंह पुरी हैं। उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी कंस्ट्रक्शन वर्कर को, जिसका नाम होगा निपुण, ठीक है। निपुण की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ये जो है फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च की थी, लॉन्च दिस इनिशिएटिव अंडर इट्स फ्लैगशिप स्कीम। अब जो यहाँ पर किस स्कीम के अंतर्गत इसको लाया गया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, DAYNULM, ठीक है। इस फ्लैगशिप की स्कीम के अंदर इसको निपुण स्कीम को भी लाया गया है। अब इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि इन्होंने 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर को यहाँ पर ट्रेन करना है, ठीक है। उनको फ्रेश स्किलिंग दी जाएगी और उनके जो उनके पास जो स्किल है उसको और बढ़ाया जाएगा, उसको अपस्किल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट बॉडी सूट फॉर योगा इन स्पेस। अभी किसने यहाँ पर फर्स्ट बॉडी सूट जो है योगा के लिए स्पेस में बनाया गया है, किसने यहाँ पर ये बनाया है, एम्स दिल्ली ने, ठीक है। जो दिल्ली एम्स के जो एक्सपर्ट है उन्होंने ये वर्ल्ड का पहला एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट बनाया गया है जो एस्ट्रोनॉट को अलाउ करेगा कि वो स्पेस में भी योगा कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला बॉडी सूट है जो एस्ट्रोनॉट के लिए बनाया गया है और एस्ट्रोनॉट को स्ट्रेंथन करेगा उनके मसल्स को, ताकि वो जो बोन डेंसिटी मटेरियल है उससे वो बच सकें, ठीक।
इट विल ऑल्सो इंक्रीज द, और जो इससे क्या होगा, एस्ट्रोनॉट का वेट भी हो जाएगा बाई मोर देन 70%, इनसे 70% उनका ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फ्लोटिंग। तो जो वो वहाँ पे मतलब क्या होता है, जब भी आप स्पेस में जाते हैं ना तो वहाँ पे आपका वेट कम हो जाता है और आप वहाँ पे ना तैरने लगते हैं, मतलब जैसे पानी में तैरते हैं ना वैसे आदमी वहाँ पर तैरने लगता है। तो ये इस सूट से क्या होगा कि वो 70% उनका वजन बढ़ जाएगा और वो उतना ज़्यादा तैरेंगे भी, उतना ज़्यादा फ्लोट भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी इनॉग्रेट किया है 920 करोड़ प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर इन विच सिटी। 920 करोड़ का इन्होंने प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर कौन सी सिटी में यहाँ पर लॉन्च किया है, तो इन्होंने ये लॉन्च किया है दिल्ली में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। ये इस प्रोजेक्ट में होगा क्या, इसमें एक टनल होगा, इंक्लूडेड टनल एंड 5 अंडर पासिस। इसमें एक टनल होगा और 5 अंडर पासिस होंगे, जिसका मकसद क्या होगा, टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम हैवी ट्रैफिक इन द नेशनल कैपिटल, ठीक है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है नेशनल कैपिटल में उससे बचा जाएगा, ठीक। 1.6 किलोमीटर का ये लंबा टनल होगा, ठीक है, विच विल बी द दिल्ली फर्स्ट। ये दिल्ली का पहला टनल होगा जो कम्यूटर जो होते हैं ट्रैवलिंग टू इंडिया गेट एंड अदर सेंट्रल दिल्ली एरियाज फ्रॉम द ईस्ट दिल्ली, नोएडा एंड गाजियाबाद टू डिच ट्रैफिक स्नॉरल्स एट ITO, मथुरा रोड एंड बैरौन मार्ग। इसको छोड़िए, बस आपको इतना रखना है कि कहाँ पर किया गया है, दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचिरा काम्बोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेगा, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, फालतू चीज़ें डिस्कस में नहीं करता। रुचिरा काम्बोज जो है, इनको ये नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगी यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। इंडिया की एम्बेसडर जो है भूटान में, ये इंडिया की एम्बेसडर भूटान में है रुचिरा काम्बोज। इनको अपॉइंट किया गया है कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होगी इंडिया की UN में, ठीक है। ये किसको रिप्लेस करेंगी, ये TS तिरुमूर्ति को रिप्लेस करेंगी। इसने यहाँ पे IFS ज्वाइन किया था 1987 में और यहाँ पर इसने पेरिस में 3rd सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन एम्बेसी किया है 1989 से 1991 तक, ठीक है। ये एम्बेसडर भी रह चुकी हैं, ठीक है, और ये 3rd सेक्रेटरी जो है इंडियन एम्बेसी में वहाँ पर रह चुकी हैं। और इनको शी वॉज आल्सो पोस्टेड एज एम्बेसडर टू यूनेस्को पेरिस, और इनको यूनेस्को पेरिस में भी एज अ एम्बेसडर पोस्ट किया गया था 2014 में, ठीक है। याद रखेगा, रुचिरा काम्बोज। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ की जो ओवरऑल स्किल प्रोफिशिएंसी है, ठीक है, हैज स्लिप्ड 4 places टू बी रैंक्ड एट द 68th पोजीशन ग्लोबली इन कोसिरा ग्लोबल रिस्क स्किल रिपोर्ट 2022। कौन सी कंट्री ने इसको टॉप किया है, तो इसको टॉप किया है गाइस स्विट्जरलैंड ने, ठीक है, स्विट्जरलैंड इसको टॉप किया है। कोसिरा की जो GSR रिपोर्ट है, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट जो 2022 की, यहाँ पर इंडिया की जो पोजीशन है वो 68th पोजीशन आ चुकी है। एशिया में इंडिया जो है 19वीं पोजीशन पे आता है। स्विट्जरलैंड जो इसमें हाई स्किल्ड लर्नर जो है, उसके बाद डेनमार्क, इंडोनेशिया, बेल्जियम, ठीक है। अगर हम GSR के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल क्या करता है, वेस्ट बंगाल लीड द इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ स्किल प्रोफिशिएंसी। अगर हम देखें तो स्किल प्रोफिशिएंसी में, ठीक है, स्किल प्रोफिशिएंसी में वेस्ट बंगाल सबसे आगे है, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है, जो टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट जो है हाई प्रोफिशिएंसी के मामले में, बिजनेस के मामले में, टेक्नोलॉजी स्किल्स के मामले में, तो आंध्र प्रदेश जो है 3 स्टेटों में से वो भी एक उसमें आ जाती है, ठीक है। अब ये कुछ इंडेक्स हैं, इंडेक्सेस के बारे में जानते हैं, इंडिया की रैंकिंग क्या आई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसके बारे में अगर हम देखें तो इंडिया की रैंक जो 150वीं आई है, टॉप किया है नॉर्वे ने। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 का इंडिया ने यहाँ पे रैंक किया है 3rd। WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 का, यहाँ पे इंडिया का रैंक है 54। ग्लोबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 180, टॉप किया है डेनमार्क ने। डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड यही हर उसमें टॉप करती हैं। IMD's वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022, यहाँ पे 37वां रैंक इंडिया का आया है, डेनमार्क ने टॉप किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, कौन से यूनियन मिनिस्टर ने अभी सीज़मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया, इनोग्रेट किया है, तो गाइस वह हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह PMO हैं अभी, यूनियन मिनिस्टर जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने सीज़मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पे इसको इनोग्रेट किया है। ये तीसरा ऐसा सेंटर होगा जो जम्मू एंड कश्मीर में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एट द 20 लाख रुपए की कास्ट में इसको बनाया जाएगा, ठीक है। 152 earthquake observatory are being established by the central government, including 3 more in Kashmir division in the next 4 months। अभी
52 अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएंगी, इस्टेब्लिश हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें से 3 और कश्मीर डिवीजन में होंगी अगले 4 महीने में। ठीक है, जब आएंगे हम आपको बता देंगे कहाँ पर होंगी। कैपिटल जो है गाइज वो इसकी जम्मू कश्मीर की कहाँ पे है, श्रीनगर समर, जम्मू विंटर। ठीक है, अब ये स्टेट नहीं रही है, अब ये यूटी बन गया है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू एंड कश्मीर के वो है मनोज सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल लीड इंडिया इन द FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022? वो होंगी सविता। FIH की जो वुमेन्स की हॉकी वर्ल्ड कप जो होगा वो नीदरलैंड में होगा और स्पेन में होगा, जो 1 से 17 जुलाई तक के चलेगा। गोलकीपर है यहाँ पे सविता, जिनका हैज़ बीन नेम्ड एज द कैप्टन। ये इंडियन टीम की यहाँ पर कैप्टन होंगी। और डीप ग्रेस एक्का ये डेप्यूटी कैप्टन होंगी। जो फॉर्मर स्कीपर जो है रानी रामपाल, उनको हैज़ बिन लेफ्ट आउट ऑफ द स्क्वाड, उनको स्क्वाड से बाहर निकाला गया है। एंड शी इज़ अंडरगोइंग रिहैबिलिटेशन फॉर अ हैमस्ट्रिंग इंजरी। ठीक है, इनको एक हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, इसलिए इनको बाहर रखा गया है अभी इस टीम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन का? वो है लीजा स्थालेकर, लेजेंडरी जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं लीजा स्थालेकर। इनको पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन का, फीसा जिसे हम कहते हैं, या फीका कहो इसे। शी वाज कन्फर्म्ड एज द रोल, इस एज अ रोल जो है इसका प्रेसिडेंट का फीका में कहाँ पे लिया गया? इस मीटिंग हुई थी यहाँ पर नयोन स्विट्जरलैंड में, कमेटी ने मीटिंग की थी जहाँ पे कंफर्म किया गया कि लीजा स्थालेकर जो हो वो क्या होंगी, प्रेसिडेंट होंगी फीका की। ठीक, अगले और मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिक्योर्ड एज द फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन टू द कंट्रीज फर्स्ट वुमेन्स NDA बैच? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है पहले। अगला क्वेश्चन है कि किसने यहाँ पर एग्जामिनेशन जो हुआ था कंट्री का पहला वुमेन्स का NDA बैच के लिए, तो किसने यहाँ पे फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है? तो इसका नाम है शनान डाका। शनान डाका 19 साल की लड़की है जिसने यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम टॉप किया है। ये हरियाणा से है। ठीक है, ये पहले बार ऐसा हो रहा है कि NDA जो है वुमेन कैडेट को इंस्टीट्यूट में लेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको याद रखिएगा। Which wildlife sanctuary is location of India's first ever dark sky reserve? तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इंडिया की पहली डार्क स्काई रिजर्व बनेगी? तो वो बनेगी सांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? सांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका जो हिस्सा जो है वो बनने, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लद्दाख में है, इसका एक हिस्सा जो है वो डार्क स्काई रिजर्व बनने वाला है। ठीक है, जो किसमें हेल्प करेगा? जो हमारी एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म है उसमें उसको प्रमोट करने में ये सांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख की हेल्प करेगी। ठीक है, द हाल इन लद्दाख इज़ ऑल सेट टू बिकम फर्स्ट एवर डार्क स्काई रिजर्व। तो हानल जो है लद्दाख में, तो ये तैयार है इंडिया की पहले डार्क स्काई रिजर्व बनने के लिए। 1993 में मिशिगन जो है पहली स्टेट बनी थी यूनाइटेड स्टेट में जिसको डेजिग्नेट किया गया था डार्क स्काई रिजर्व को। ठीक है, एट द लेक हडसन स्टेट रिक्रिएशन एरिया। ठीक, हडसन स्टेट रिक्रिएशन एरिया में यहाँ पर उस लेक को मिशिगन में उसको डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है GSAT-24। GSAT-24 क्या है? इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, सक्सेसफुली इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड लॉन्च्ड, ठीक है, बाय इसरो। अब आगे देखिए इसके बारे में क्या है। फॉलोइंग द स्पेस रिफॉर्म्स लीजिंग द एंटायर सैटेलाइट्स कैपेसिटी टू डायरेक्ट टू होम। ठीक है, जो यहाँ पर आपके घर में DTH सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है, DTH सर्विस प्रोवाइडर टाटा, उसको फॉलो करते वक्त दिस वाज द कंपनी फर्स्ट डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिशन। तो गाइस आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट इतना ही है कि GSAT-24 जो है यहाँ पर इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है एज अ न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड के उसमें। ठीक है, अगर आपको ये पढ़ना होगा आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, वीडियो लेंदी हो रहा है। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं लगी है तो डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।